नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि कोविड पेंडेमिक के दौरान महाविद्यालय में आप फिजिकली उपस्थित नहीं हो पा रहे, इस वजह से ये ऑनलाइन क्लासों का जो सिलसिला है वो चल रहा है। तो अब तक जो अपन बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो भारतीय राजनीति व्यवस्था उससे संबंधित अध्ययन कर रहे थे, और वो इसका सेकंड पेपर है। और इसका जो फर्स्ट पेपर है इसकी 2-4 क्लासें अपनी पहले हुई थी, लेकिन अब आज थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे अपन। तो अपन ने बात करना प्रारंभ किया था इंग्लैंड के संविधान के ऊपर। बीए सेकेंड ईयर में आपको 2 पेपर पढ़ने हैं। पहला प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो है विश्व के प्रमुख संविधान या विश्व के प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं या प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं नाम से पेपर है। दूसरा जो पेपर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के नाम से है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के वीडियोज आपको रेगुलर मिल रहे हैं यूट्यूब से, आप लोग देखते हो उनको, इसके लिए धन्यवाद। और दूसरा जो है फर्स्ट पेपर वो है विश्व के प्रमुख संविधान या प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं। इससे संबंधित 2-4 क्लासें अपनी हुई है, आज दोबारा इसको शुरू करते हैं पेपर। अब कंटिन्यू आपको इसके वीडियोज मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दिए जाएंगे, आप उनको देखिए और लाभान्वित होइए। तो अपन बात कर रहे थे ब्रिटेन के संविधान की। देखिए, इसमें 5 देशों का संविधान आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जापान। ये पांच ही क्यों पढ़ते हैं अपन, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे मुख्य कारण जो है, ये 5 जो देश है इनके अंतर्गत जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने सिद्धांत में एक आइडल व्यवस्था है, जैसे इंग्लैंड की व्यवस्था है। इंग्लैंड का संविधान क्यों पढ़ते हैं? संसदात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बेस्ट उदाहरण अगर देखना है तो इंग्लैंड का संविधान है। इसी तरीके से अमेरिका का संविधान है। अगर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का सबसे बेस्ट मॉडल देखना है दुनिया में तो वो है अमेरिका की शासन व्यवस्था। इसीलिए स्विट्जरलैंड की एक अनोखी व्यवस्था है, वहाँ मतलब प्लूरल एक तरह से एग्जीक्यूटिव है, मतलब संघीय परिषद जिसको कहते हैं। जैसे अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति एक व्यक्ति होता है, जबकि वहाँ पर एक संस्था होती है। तो ये मतलब इनके जो फीचर्स हैं, इनके मेजरमेंट्स जो है वो डिफरेंट है, अपना अपना एक महत्व रखती है। इसीलिए इन 5 को अपन प्रतीक रूप से या एक सिंबल के रूप में या यूं कहें कि इन 5 का अध्ययन कर लेंगे अपन, तो अपने को ये एहसास हो जाएगा, ये माना जाएगा कि अपने को लगभग दुनिया की तमाम शासन व्यवस्थाओं का ज्ञान हो गया। तो इंग्लैंड की शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो पहले जब अपन ने पढ़ा था ब्रिटेन का संविधान का स्वरूप और इसकी विशेषताएं, इसके ऊपर अपन ने बात कर ली थी। अब आज अपन बात करेंगे अभिसमय तथा संवैधानिक परंपराएं। अब अभिसमय क्या है? सबसे पहले ये बात अब एक विचारणीय बात की, अभिसमय कहते किसे हैं? अभिसमय को अंग्रेजी में कहते हैं कन्वेंस, परंपराएं, अभिसमय। अब इंग्लैंड के संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि वो संविधान अलिखित है, परंपराओं से चलता है। अब देखिए, परंपराएं हर जगह पे होती है, हर समाज में होती है, हर सोसाइटी में होती है, हर राजनीतिक व्यवस्था में परंपराएं होती है। हर चीज का मतलब लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान लिखित है, लेकिन भारत के संविधान में भी बहुत सी परंपराएं हैं। जैसे कि अपने यहाँ एक संसदीय समिति है, PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसका विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है, एक परंपरा ही है। तो एक तरीके से इंग्लैंड का जो संविधान है, वो इंग्लैंड के संविधान में परंपराओं के लिए जीन जे ग्राक्स, जो एक विद्वान इंग्लैंड के, उन्होंने कहा है कि ये संविधान जो है वो एक तरीके का हड्डी है और उसके ऊपर मांस चढ़ाने का काम अभिसमय करते हैं। तो परंपराओं का इतना महत्व है। अब देखिए, हड्डी को मांस से अलग कर लोगे तो कंकाल हो जाएगा वो, और हड्डी मांस से संयुक्त रूप से ही वो शरीर का निर्माण करती है। इस तरीके से परंपराएं संविधान का एक अभिन्न अंग होती है। तो ब्रिटेन के संविधान में इनका विशेष महत्व है, या यूं कहें कि वहां अधिकांश संविधान परंपराओं के ऊपर ही है। तो इस प्रकार से आज अपन बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान की परंपराएं। अब परंपराएं कौन कौन सी है, क्या क्या है, इनके ऊपर थोड़ा सा अपन एक दृष्टिपात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे अभिसमय और कानून, परंपराओं और कानून में क्या भेद है। यद्यपि व्यवहार में अभिसमय की बाध्यता कानून के समान होती है, तथापि उनका स्रोत कानून न होकर परंपराएं होती हैं। ये परंपराएं बदलती परिस्थितियों व आवश्यकता के अनुसार बनती है तथा कालांतर में अपनी उपयोगिता के कारण स्थायी बनी है।
यदि अभिसमयों के बारे में कोई कानूनी व्यवस्था विद्यमान न हो तो व्यवहार में उन्हें उसी प्रकार की मान्यता प्राप्त होती है। अभिसमयों को लोकमत तथा पारस्परिक सहमति प्राप्त होती है, अतः अभिसमय को कानून नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कानून एक निश्चित रूप में निश्चित समय में निश्चित उद्देश्य के लिए संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में संसदीय विधि अभिसमय में निम्न अंतर है। ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में अभिसमय और कानून में जो मुख्य अंतर है वो इस प्रकार है। कानून का स्रोत ब्रिटेन में विधि निर्माण करने वाली संस्था है, जबकि अभिसमयों का विकास दीर्घ काल से चली आ रही राजनीतिक परंपरा तथा रीति रिवाज है, जो समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों व आवश्यकता के अनुसार विकसित हुए हैं। चूंकि कानून निर्मित होता है, अतः वह लिखित व स्पष्ट भी होता है, किंतु अभिसमय राजनीति विकास का परिणाम होने के कारण उतने स्पष्ट व निश्चित तथा निश्चित नहीं होते हैं। एक निश्चित समय तक लगातार व्यवहार में रहने के बाद ही किसी अभिसमय का विकास होता है। कानून का आधार राज्य की प्रभुसत्ता होती है, अतः कानून का उल्लंघन किए जाने पर दंड का भय रहता है। तथापि अभिसमयों की पालना के पीछे नैतिक शक्ति तथा सामाजिक उपयोगिता होती है, जिसके उल्लंघन पर सामाजिक आलोचना का भय तो होता है, पर दंड का भय नहीं होता। अर्थात कानून के पीछे दंड होता है, अभिसमयों के पीछे दंड नहीं होता। लेकिन दंड से भी ज्यादा प्रभावशाली जो व्यवस्था होती है वो है सामाजिक आलोचना। जैसे कि परंपरा कोई तोड़ता है, कोई भी राजनीतिक दल या सत्ताधारी दल जब संसद की स्थापित परंपराओं को तोड़ता है या उनको तोड़ने का प्रयास करता है तो उसकी आलोचना की जाती है, उसे एक तरीके से मतलब तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। अभिसमयों को कानून के समान न्यायालय का संरक्षण नहीं होता, अर्थात अभिसमयों का उल्लंघन किए जाने पर न्यायालय को ही कोई सहायता प्रदान करने की स्थिति में नहीं होता। ये एक फैक्ट बात है, अभिसमय को किसी न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं होता। अगर अभिसमय का उल्लंघन करता है कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी या कोई सरकार, तो वो दूसरा विपक्षी दल या जनता न्यायालय में नहीं जा सकती। जैसे कानून का उल्लंघन करती है तो न्यायालय में जा सकती है। इसके बावजूद ब्रिटिश संविधान में विभिन्न अभिसमयों का महत्वपूर्ण स्थान है। वे सामान्य कानून से परे कई अर्थों में ब्रिटिश शासन व्यवस्था के संवैधानिक स्वरूप को निखारते हैं, अर्थात उनको जाने बगैर ब्रिटिश संविधान की अनेक व्यवस्थाओं को समझना संभव नहीं है। कानून और अभिसमय दोनों ब्रिटिश संविधान के अभिन्न अंग हैं तथा वे एक दूसरे के सहयोगी हैं, प्रतियोगी नहीं हैं। ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों के महत्व को उनके विभिन्न प्रकारों का विश्लेषण करके समझा जा सकता है। ब्रिटिश संविधान में जो अभिसमय है उनको इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं, जैसे कि राजपद से संबंधित अभिसमय, मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय, संसद से संबंधित अभिसमय। तो इनको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। जैसे राजपद से संबंधित, राजा या सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श से ही निर्णय लेगा, ये एक अभिसमय है। राजा कामन सभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता तथा उसी की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता, ये भी एक अभिसमय है। राजा मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता, ये भी एक अभिसमय है। राजा प्रधानमंत्री के परामर्श पे ही कामन सभा को भंग करता है, ये एक अभिसमय है। राजा संसद के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करने के लिए सदन में आता है तथा उसका उद्घाटन भाषण भी प्रधानमंत्री के द्वारा लिखा जाता है। जैसे अपने यहाँ पे राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, वैसे ब्रिटेन में राजा का अभिभाषण होता है और वो अभिभाषण सरकार के द्वारा लिखा जाता है, यानी कि वहां की ब्रिटेन की सरकार के द्वारा लिखा जाएगा वो अभिभाषण। इस प्रकार से राजा संसद के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करने के लिए सदन में आता है तथा उसका उद्घाटन भाषण सरकार के द्वारा लिखा जाता है। राजा को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित अधिनियम को स्वीकृति प्रदान करनी पड़ती है। राजा को संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित अधिनियम को स्वीकृति प्रदान करनी पड़ती है, यह एक अभिसमय है। इसी प्रकार से अनेक अभिसमय है जो मंत्रिमंडल से संबंधित। देखिए इन पे भी थोड़ा सा दृष्टिपात कर लेते हैं। ब्रिटेन में यह परंपरा मंत्रिमंडल के बारे में सुदृढ़ता से स्थापित हो चुकी है कि कामन सभा का विश्वास खोने पर मंत्रिमंडल त्याग पत्र देगा। प्रधानमंत्री कामन सभा के बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन संसद के बहुमत दल के सदस्यों में से ही करता है। कामन सभा में किसी प्रस्ताव पर पराजित होने पर या तो सरकार त्याग पत्र देती है, अन्यथा पराजित प्रधानमंत्री कामन सभा को भंग कर नए चुनाव करवाने का प्रस्ताव रखता है।
अपने सहयोगियों में विभागों के वितरण का अधिकार प्रधानमंत्री को प्राप्त होता है। यह भी परंपरा है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से कामन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि कामन सभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध निंदा अथवा अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही व निर्णय को गोपनीय रखा जाता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ब्रिटिश शासन व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। तथापि 1937 के मंत्रिमंडल के बारे में अधिनियम से पहले संपूर्ण मंत्रिमंडल व्यवस्था का अस्तित्व पूर्णतया परंपराओं पर आधारित था और यह अधिनियम भी मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली के बारे में नहीं अपितु उनके वेतन के बारे में, जिनमें कामन सभा में विरोधी पक्ष के नेता का वेतन का ब्यौरा दिया गया है। इस प्रकार यह तथ्य ब्रिटिश शासन में अभिसमय के स्पष्ट महत्व को स्पष्ट करता है। यह मतलब है एक तरीके से अपन ने दो तरह के अभिसमय देखे, जो ब्रिटेन के सम्राट या राजपद से संबंधित तथा मंत्रिमंडल से संबंधित। अब ये देखिए, ये जो तमाम अभिसमय अपन ने देखे दो प्रकारों में, ये सब यहाँ पे हिंदुस्तान में लिखित कानून के रूप में है और वहां परंपरा है। अब यहाँ पे लिखित कानून है कि जैसे कि मंत्रिमंडल अगर संसद के निचले सदन यानी कि भारत में लोकसभा में विश्वास खो देता तो उसको त्याग पत्र देना होता है, और प्रधानमंत्री का त्याग पत्र पूरे मंत्रिमंडल का त्याग पत्र माना जाता है। और प्रधानमंत्री के लिए ये बाउंडेड है चीज की वो अपने दल के में से ही मंत्री बना सकता है, जिस बहुमत दल की या उसका गठबंधन, जैसे वर्तमान में यूपीए एनडीए। ये भाई कोई विपक्ष को तो क्यों मंत्री बनाएगी, अपने यहाँ पे कानून में वहां पे अभिसमय है। तो कानून और अभिसमय एक तरीके से बराबर की सी स्थिति होती है, लेकिन इनके उल्लंघन के ऊपर, कानून का उल्लंघन करने पर आप दंड का प्रावधान कर रखा है और अभिसमय का उल्लंघन करने पर किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं है। ये दो प्रकार के अभिसमय आपने देखे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तीसरे प्रकार के अभिसमय कौन कौन से हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।